नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू गेन IQ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारत परिषद अधिनियम 1861। उसमें हमने देखा था कि विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। इसमें हम देखेंगे उन विधान परिषदों को अब शक्तियाँ दी जाएंगी। क्लियर है? देखिए, यानी कि ये अधिनियम लाया ही क्यों जाता है? विधान परिषदों को शक्तिशाली बनाने के लिए। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके दूंगा। देखिए, पावर कैसे दी जाती हैं, यहाँ इस पूरे फ्रेम को समझिएगा। देखिएगा, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। विधान परिषद मतलब कुछ याद आया कि नहीं भाई? वायसराय, कार्यकारी परिषद और ये 6 अन्य, मतलब 12। तो विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। देखिए किस प्रकार, वायसराय को परिषद सहित विधान परिषद में वित्तीय विषयों की विवेचना एवं प्रश्न पूछने के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर हुआ? यानी कि अगर कोई वित्तीय विषय है तो उसकी विवेचना और उस पर अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो उनके जो नियम बनाए जाएंगे उनके अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को। लेकिन अगर कोई नियम बनता है तो उसके लिए परिषद की सहमति अनिवार्य है, प्लस भारत मंत्री की सहमति अनिवार्य है। क्लियर है? अब इसी पॉइंट को लक्ष्मीकांत में ऐसे लिख दिया है, यानी कि बजट पर बहस और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकार दिया गया। क्लियर हो गया कि नहीं पॉइंट? यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बजट पर बहस किस अधिनियम के तहत आरंभ हुई, तो वो भारत परिषद अधिनियम 1892। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद PCS 2008 में पूछा गया था और पुनरावलोकन में ये पहला ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, यानी दूसरा। आगे देखिए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों और नए सदस्यों की नियुक्ति करके वृद्धि की गई। यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो थी, इनमें और सदस्यों की नियुक्ति की गई। और यहाँ पर यह ध्यान रखा गया कि जो बहुमत होगा वो सरकारी सदस्यों का रहे। यानी कि 60 सदस्य किसके रहेंगे? सरकार के, यानी ब्रिटिश के अपने, और 40 रहेंगे भारतीय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के लिए अधिकार वायसराय को दिए गए। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत करने के लिए भी अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को। तो देखिए, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया है। ये देखिए, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बात करें तो ये एक, देखो, औद्योगिक संस्था थी जिसका काम व्यापार संबंधी कार्यों को देखना था, जैसे कि ट्रांजिशन हो गया, पैसे का लेन देन हो गया, ट्रेनिंग का काम हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, औद्योगिक इकाइयों के बारे में चर्चा करना। ये कुल मिला के उनका इंडस्ट्री देखता था पूरा, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ये आया था 1833 से 34 के बीच में और इसकी स्थापना हो गई थी 1853 में। तो ये बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आपका, यानी केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति है उनको मनोनीत किसके द्वारा किया जाएगा? वायसराय को। अगला पॉइंट देखिए, ये भी पॉइंट अच्छा है, अगला भी सेम उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। वहाँ केंद्रीय की बात हुई थी, यहाँ पे प्रांतीय में, और प्रांतीय में अगर पहुँच गए तो फिर पावर किसको दी जाएगी? अब गवर्नरों को। इनको क्या पावर दी जाती है भाई? वहाँ पे तो प्रांत में तो जिला परिषद ही होगी, या फिर नगर पालिका होगी, या विश्वविद्यालय होगा, या फिर व्यापारी संघ होगा, या फिर जमींदार होंगे, या फिर चैम्बर्स होंगे। तो इन सभी जगह पर जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति का अधिकार दिया गया किसको? गवर्नरों को। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिए, यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई, कहीं भी आप देख रहे हैं कि चुनाव तो हो ही नहीं रहा, सभी जगह सिफारिश यानी मनोनयन हो रहा है। ठीक है?
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया। अगला अधिनियम आता है फिर आपका भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? देखिए, उस समय पे जब ये अधिनियम आया तो लॉर्ड मॉर्ले जो हैं ये भारत राज्य सचिव थे इंग्लैंड में, और लॉर्ड मिंटो जो हैं ये भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो की ये टाइमलाइन है 1905 से 1910, और लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से, इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से, लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए ये पूरी एक टेरिटरी है हमारी, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, ये पूरी टेरिटरी है हमारी, ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए आप। ये एक पूरी टेरिटरी है हमारी, इसमें एक जगह ऐसी है जहाँ पे केवल मुस्लिम लोग रहते हैं विशेष क्षेत्र में, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर सभी लोग मिलके रहते हैं। लेकिन इससे पहले इन सब के दिलों में भावना एक थी अंग्रेजी शासन के प्रति। लेकिन लॉर्ड मिंटो क्या करते हैं, ये फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं अंग्रेज़ों के प्लान के अनुसार। और उसी में क्या होता है कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में केवल मुस्लिम हो रह रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी हिंदू कैंडिडेट उम्मीदवारी अपनी तय नहीं कर सकता था, केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही यहाँ पर खड़ा किया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा। क्योंकि जो मनोनयन हो रहा था, जो नियुक्ति हो रही थी, या जो चयन होके आ रहे थे, वो कर तो अंग्रेजी रहे थे, तो यानी कि यहाँ पे जो उम्मीदवार होगा वो भी मुस्लिम हो गया, और जो मत देने वाले होंगे वो भी मुस्लिम हो गए। तो ये जो प्रांत है, इस वाले प्रांत से तो कट ही गया ना। तो इसी को कहते हैं सांप्रदायिकता का शुरू होना। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भारत में लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा आप। देखिए ये लाइन है जो ऑफिशियल आपको किताबों में मिलेगी, यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मैंने आपको समझाया अभी, मुस्लिम प्रतिनिधि और मुस्लिम मतदाता। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने क्या किया, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में और सदस्य ऐड किए और वृद्धि की, और लगभग 60 सदस्य हो गए इसमें, ठीक है। लेकिन इन सदस्यों में जो बहुमत है वो रहेगा किसका? सरकारी का, यानी सरकारी सदस्यों का। और जो प्रांतीय हैं उनमें पहली बात तो संख्या कोई समान नहीं थी, यानी निश्चित नहीं थी, और दूसरी बात प्रांतीय में इन्होंने जो बहुमत रखा वो रखा गैर सरकारी सदस्यों का, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य ही तो अपनी परेशानी लेके पहुंचेंगे और फिर ये अपनी उसी हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे कि जिससे कि ये और लंबा शासन कर सकें अंग्रेज। आगे देखिए, इसमें एक और अधिकार दिया जाता है, देखिए क्या, बजट पर संकल्प लाना, अनुपूरक प्रश्न पूछने, विवेचना और प्रस्ताव पारित करना, और उस बजट को फिर अंतिम रूप से स्वीकार करने की जो स्वीकृति है वो भी इसी अधिनियम में दी गई। लेकिन ये कर तो सकते थे इतना कुछ, लेकिन बात वही है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो यानी कि पावर तो दे रहे थे ये, तो कुल मिला के ये पावर इसलिए दे रहे थे बस दिखाने के लिए कि हाँ हम तुम्हें भाई पावर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, वायसराय की परिषद में पहली बार कोई भारतीय शामिल हुआ, और वो पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद, ये प्रसाद होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि कौन थे? विधि सदस्य बने थे। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।